मैं प्रभात रंजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इन सब बातों को रेखांकित करते हुए हमें बताएं कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे आने वाले दिनों में इस देश का जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है या जो हमारे माननीय संचालक जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर होने का, उसमें किस तरह से ये योगदान देगा। प्रभात जी। धन्यवाद विवेक जी। जी स्वागत है। नमस्कार, कमल जी आ गए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, शायद आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। जी ठीक है। अभी जो सामयिक चर्चा हो रही थी उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो विषय है ये भविष्य में आने वाली तकनीकी संभावनाएं हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक दो पॉइंट मैं पहले बता देता हूँ। 1750 के पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले तक भारतवर्ष का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग था, ग्लोबल परसेंटेज वाइज 20 to 30% वर्ल्ड का इंडिया में होता था, चाइना में भी रहता था। और लगभग 1800 साल, एक एडी से लेकर 1800 साल तक, 1800 एडी तक इंडिया ऊपर में रहा। कभी कभी चाइना भी ऊपर में रहा, ज्यादा इंडिया ऊपर में रहा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। रिवॉल्यूशन आया तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होने लगा। इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया। कोलोनाइजेशन जो था उसका पार्ट था जब हम रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए, और फिनिश गुड्स जो था वो यूरोप में बनता था और वापस हमारे पास मार्केट आता था। और ये सिचुएशन अभी तक बहुत कम ही बदला है। इस पर मैं शायद कभी अगले बार मौका मिला तो चर्चा करूंगा, आज समय नहीं है। और इस पर एक मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ था 3-4 साल पहले, मैं उसको कभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अभी जो चर्चा है एक्चुअली जो भविष्य में आने वाली तकनीक की संभावना है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि हमको यदि आत्मनिर्भर होना है तो केवल आज की नहीं सोचने की जरूरत है, हमको आगे की सोचने की जरूरत है। क्योंकि अदरवाइज हम आज बात कर रहे हैं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और तब तक देखेंगे 1 साल 2 साल बाद फिर होता है कि चीज सस्ते मिलने लगते हैं बाहर में, वहां से मंगाने लगते हैं। तो हमको आगे सोचने की जरूरत है। और इसमें जो संभावना है, मैं ये नहीं बताऊंगा इसका कि जो उद्यमी है वो किस प्रकार से उपयोग करें। मैं केवल जो ये बातें आने वाली हैं उनके बारे में बताता हूं, और उससे लोग उद्यमी अपना सोच सकते हैं वो किस तरह से करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये जब मैं टाइफेक में था, और टेक्नोलॉजी विजन 2035 हम लोगों ने बनाया, जो कि टेक्नोलॉजी विजन 2020 पहले बना था जब डॉक्टर कलाम चेयरमैन हुआ करते टाइफेक का। उसको 1996 में रिलीज किया गया था। टेक्नोलॉजी विजन 2035 प्रधानमंत्री जी ने 2016 में रिलीज किया, और इसका उन्होंने एक फॉरवर्ड भी लिखा था। और ये डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर ने दिया है हर एक मिनिस्ट्री को कि इसको फॉलो किया जाए, इसका एजेंडा आगे लिया जाए, और नीति आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऑफ कोर्स मैं अभी नहीं हूँ टाइफेक में, 2 साल से हो गया, तो अभी मुझको मालूम नहीं कि इस पर कितना काम नीति आयोग करवा रही है। लेकिन जब तक था मैं, तब तक मैंने इस पर टॉक वगैरह दिया था वहां पर। इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ 12 अलग अलग सेक्टर के भी रोड मैप्स बनाने का प्लान था, जिसमें 6 मेरे टाइम में हो गया था, और एक और रिलीज हुआ है, 7 रिलीज हुए हैं, 5 अभी बाकी हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो लोग उस विषय से कुछ रुचि रखते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और जो मेन विजन डॉक्यूमेंट है वो भी अवेलेबल है वेबसाइट पर। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाई थी तो पहले हमने सोचा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या हम पैसे की बात करें, क्या हम ये बात करें कि इंडिया यूएस से बेटर हो जाए इकोनॉमी, 42 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2050। हमने सोचा कि नहीं, इस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, हम पैसे की बात नहीं करेंगे, हम लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर फोकस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी विजन 2020 जो था वो इस पर फोकस था कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डॉक्टर कलाम ने इसके बारे में अपने लास्ट भाषण में जो मैंने सुना 2015 तब भी यही बात कही थी। तो टेक्नोलॉजी विजन 2035 थोड़ा सा हमने इसको अलग किया, और हमने कहा कि हर एक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता पर हम सोचें। क्योंकि कंट्री को जब डेवलप्ड हम बोलते हैं तो जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब रह जाता है, जो अमीर है वो ज्यादा अमीर हो जाता है, क्योंकि जीडीपी तो एक स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन हर एक व्यक्ति की जो जीवन की गुणवत्ता की जरूरत है उस पर फोकस करने की जरूरत है। और जो अभी चर्चा हो रही थी उसमें शायद यही सोचने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति की क्या जरूरत है और उसको कहां पर क्या जरूरत है उसकी सोचने की जरूरत है। रदर की दिल्ली का बढ़ गया जीडीपी, मतलब इकोनॉमी का ही बढ़ गया, और जो गांव है वो गरीब होते गए, उससे कोई फायदा नहीं। तो इस पर हमने इंडियंस पर फोकस किया और 12 प्रियोरिगेटिव्स बनाए, जिस पर मैं नहीं जा रहा हूं। और हर एक प्रियोरिगेटिव में हमने भारतवर्ष के लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे क्लीन एयर, पोर्टेबल वाटर है।
और उसके साथ एक टेक्नोलॉजी टेबल भी बनाई थी, जिस टेक्नोलॉजी टेबल में 4 कॉलम है। मैं उसमें टाइम कम इसलिए नहीं जाऊंगा। केवल जो राइट मोस्ट कॉलम है जिसमें आपको केवल एक डॉट दिखाई पड़ेगा, एक ही डॉट दिखाई पड़ेगा, जो कि टेक्नोलॉजी इन इमेजिनेशन, ऐसी चीजों को हमने डाला उसमें जो हमने सोचा कि ऐसी टेक्नोलॉजी शायद आए, नहीं आए, 20 साल लगे, 25 साल लगे, उसको हमने टेक्नोलॉजी इन इमेजिनेशन में रखा। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात हुई, जबकि हम लोग जब ये लिख रहे थे, मैं 2013 में टाइफे गया और 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर आए, 16 मई को आए थे, आज 18 मई है, हम लोगों को लगा कि इसको जल्दी से खत्म करके प्राइम मिनिस्टर को दिया है। तो हम लोगों ने सितंबर में प्राइम मिनिस्टर को के ऑफिस को दिया। तो जो हम सोच रहे थे कि 20-25 साल लगेगा, 30 साल लगेगा, नहीं होगा। कुछ टेक्नोलॉजी आने लगी जो 1.5 साल हम लोग जब तक खत्म भी नहीं किए डॉक्यूमेंट, तब भी आने लगी। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत फास्ट हो रही है, हमारी जो सोच की शक्ति है उससे भी ज्यादा फास्ट हो रही है। और दूसरी इसके साथ जो है कि जो इसका डिफ्यूजन है, जो लोगों तक तो पहुंचे, वो भी बहुत फास्ट है। जैसे जब पहला टेलीफोन शायद बना होगा 100 साल पहले, तो 10 लाख लोगों तक तो पहुंचने में 10 साल 15 साल लगे होंगे। आज एक नया फोन निकलता है और एक दिन में या कुछ घंटों में 1 लाख 10 लाख बिक जाते हैं। इसके कारण ये भी है कि जो ऑब्सोलेसेंस है वो भी बहुत हाई हो गया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने लगी, पुरानी टेक्नोलॉजी चली गई। तो बहुत सारे हम लोग जब एमएसएमई सेक्टर में काम करते थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते थे, तो देखते कि वो 20, 25, 30 साल पहले किसी ने परिवार में किया स्टार्ट और उसी को लेके चलते रहते हैं, अचानक वो देखते हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। तो इस पर बहुत सोचने की जरूरत है कि हमको टेक्नोलॉजी को आगे से पहले सोच के रखें और उस पर काम करें, जिससे कि ऐसा नहीं कि हम आज की सोच रहे हैं और कल हम निकल जाएं इस रेस से। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां, नोकिया हो, कोडेक हो, इन सबको भी ये फेस करना पड़ा है। कुछ मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ सेक्टर्स मैंने लिया है और कुछ टेक्नोलॉजी लिया है। ट्रांसपोर्ट में एक जो आप लोग सबने देखा है, ये ड्रोन, एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके इतने सारे उपयोग हैं कि सोचना भी मुश्किल है। अभी जैसे कोरोना वायरस की बात है, उसी में देखिएगा, ये जैसे अनाउंसमेंट सिस्टम, ये उसमें लगा हुआ स्पीकर, अनाउंसमेंट सिस्टम बन गया, और जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं उनको देखकर ऊपर से अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग घर वापस जाइए, या क्राउड कंट्रोल में हो रहा है, या इसी से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है पब्लिक स्पेस को, या इसी से कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी किया जा रहा है। तो ये सब एक ड्रोन को मॉडिफाई करके हजारों अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। ये बहुत सारे स्टार्टअप के लिए ये मौका है कि ड्रोन को उपयोग करके उसमें थोड़ा सा अटैचमेंट लगाएं और उसको उपयोग करके सैकड़ों अलग अलग टाइप के स्टार्टअप हो सकते हैं। और स्टार्टअप ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह से कंट्रोल कीजिएगा। इसके जो जैसे मैं आजकल जो बहुत पॉपुलर हो गया, शादी में ड्रोन से फोटोग्राफी होती है, या कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्रोन के जरिए हो सकती हैं। दूसरा जो आने वाला है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जो कि लगभग आ गया है, मतलब आने वाला नहीं, आ गया है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। जैसे एक फ्लीट ऑफ व्हीकल्स हो रहा है, साथ बहुत सारे, म्यूट कर दीजिए, इन्हीं का ऑन है। तो एक जैसे एप्पल का एग्जाम्पल है, ये 2 साल पुराना, कि 66 व्हीकल थे, वो एक फ्लीट में चलते हैं, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है और वो कैरी करता है सामान। ये टेक्नोलॉजी हम लोग पहले से 2013 से हमने बात करना शुरू किया। 2014 में नितिन गडकरी जी ने इसको पिकअप किया था। और हाइपरलूप के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, सुने होंगे कम से कम। जैसे मुंबई पुणे के बीच में प्लान चल रहा था, आपको विजयवाड़ा से अमरावती का भी प्लान चल रहा था। इसमें आप 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जा सकते हैं। एक इवैक्यूएटर ट्यूब होता है उसके अंदर में, और जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 घंटा लगभग लगता है, इसके जरिए आप 80 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो जो फ्लाइट में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में आप पहुंच सकते हैं। तो लोग फ्लाइट में क्यों जाएंगे, वो 80 मिनट में इसके जरिए पहुंच सकेंगे। इसका उपयोग सप्लाई चेन में भी होगा, मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दें। मॉस्को में सेटअप हो रहा है, दुबई में हो रहा है। इंडिया इसमें काफी आगे है, लेकिन कुछ राजनीतिक परिवर्तन से जो स्टार्ट होता है, एक गवर्नमेंट स्टार्ट के दूसरा गवर्नमेंट उस पर रोक लगाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जाती है, तो इस पर ये हाइपरलूप भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाली है। अब मैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर आने वाला हूं। इसके अलावा एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में एयरलाइंस में भी काफी बदलाव होने वाला है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी।
3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा, हमने टाइफेक में काफी ऑर्गेनाइज किया था उस पर इवेंट्स। अब जैसे ये देखिए, जब हम 3D प्रिंटिंग की बात सोचते हैं तो हम एक छोटे से डेस्कटॉप की बात सोचते हैं, कुछ जैसे IIT दिल्ली में देखिएगा प्लास्टिक के कुछ बनते हैं चीज। ये पूरा घर एक बन रहा है 800 स्क्वायर फीट का घर, जो कि एक दिन में 24 घंटे में बन जाता है, और इसका कॉस्ट केवल आता है लगभग $4000, मतलब 3 से 4 लाख रुपए के बीच में। और ऐसे एक एनजीओ ने 100 ऐसे घर बना रहे हैं कुछ कुछ जो पुअर कंट्रीज हैं। तो इससे आपको लो कॉस्ट हाउसिंग में कंप्लीटली परिवर्तन आ सकता है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, जब मेरे गांव में देख रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर सब लोगों ने अच्छा अच्छा घर बनाया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाने से हम उसको जल्दी भी कर सकते हैं और अच्छे घर भी बन सकते हैं और बहुत फास्ट बन सकता है। इसके अलावा यह है कि 3D प्रिंटर जो क्लासरूम में रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, कुकिंग का स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, सबके लिए 3D प्रिंटिंग एक बहुत जरूरी चीज हो गई है। चाइना में आज नहीं, शायद 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, हर एक प्राइमरी स्कूल में एक 3D प्रिंटर डाल दिया गया था, जो 4 लाख 5 लाख हैं, जिससे एक बच्चे के दिमाग में ये घुस जाए कि ये चीज क्या है। यहाँ मैं अक्सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, अब तो शायद थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, लेकिन 4 साल पहले पूछता था तो 3D प्रिंटिंग समझते ही नहीं थे। के जरिए एक और जो एरिया है, ये जो हेल्थ केयर में क्या होता है कि सबको एक पर्सनलाइज, जैसे किसी के बोन रिप्लेस करने हैं, इम्प्लांट करना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको वो करना पड़ता है कि उसका स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक का बोन सिमिलर नहीं होगा। तो 3D प्रिंटिंग जहां भी कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जरूरत है, क्योंकि हमारे दांत जो हैं या बोन्स हैं ये हमारे पर्सनलाइज्ड हैं, तो हमारे हिसाब से बननी चाहिए। तो ये 3D प्रिंटर के जरिए बोन्स और कार्टिलेज बन सकते हैं। काफी लोगों को फ्रैक्चर हुआ होगा किसी कारण से, बचपन में हम लोगों ने सबने हाथ तोड़ा है। पांडे जी आ गए हमारे साथ, ज्वाइन किए हैं, वो भी 3D प्रिंटर पर काम करते हैं। पुलक जी नमस्ते। और लेकिन ये जो कास्टिंग है, ये देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का था, जो बहुत हैवी होता था, उसके बदले में आप 3D प्रिंटर से एक कास्टिंग कर सकते हैं जो बहुत लाइट वेट होगा और डिजाइनर भी होगा। और जैसे आजकल मास्क भी डिजाइनर मास्क बन रहे हैं, वैसे आपको जो फ्रैक्चर हो गया तो आपका जो कास्ट है वो भी डिजाइनर बन जाएगा। उसके अलावा आप देखिए कि इसमें वायर लगा हुआ है 2, ये वायर से अल्ट्रासाउंड फीड करके जो बोन्स है उसकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नॉट ओनली वो कास्ट को रिप्लेस करता है, हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अब ऐसे सैकड़ों कंपनियां हो सकती हैं जो कि अलग अलग शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करेंगी कि आपका फ्रैक्चर हो गया तो उसको 3D प्रिंटर के आपका कास्ट बना के लगा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। और जो उसमें बीच बीच में होल है उसके जरिए एयर भी जाएगा, तो जिससे कि स्किन को जो इचिंग वगैरह होती है कास्टिंग में वो नहीं होगी। इसके अलावा 3D प्रिंटर ऑर्गन्स भी हैं, और ये आशा कर रही है कि अलग अलग ऑर्गन्स जो है ह्यूमन ऑर्गन्स वो भी ट्रांसप्लांट के लिए 10 साल के अंदर में तैयार हो जाए। शायद 10 साल मैं पहले से बोल रहा हूँ, हो सकता है अब और भी नजदीक आ गया हो। ऐसे ही हमारा स्किन जल जाता है या कुछ किसी को गोली लग गई, किसी की कुछ घाव हो गया जिसके कारण उसमें स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत है, वो भी 3D प्रिंटिंग से स्किन ग्राफ्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से और पेनलेस प्रोसेस से। इसके अलावा हार्ट और ब्लड वेसल्स बनाए जा सकते हैं। लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक आर्म, जैसे किसी के हाथ टूट गया या हाथ कट गए या हाथ नहीं है या फिंगर मूवमेंट नहीं है, ये सब भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए ऐसे बायोनिक हैंड्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कि एक सेंस ऑफ टच भी आ जाता है। किसी का स्कल का फ्रैक्चर हो गया तो उसका क्रेनियम रिप्लेसमेंट भी 3D प्रिंटर से किया जा सकता है। और इनफैक्ट टाइफेक ने एक प्रोजेक्ट सपोर्ट किया था यहाँ पर आपको कोयम्बटूर में, जिसमें कि बहुत पहले एक बच्चे का स्कल को सर्जरी करने से पहले डॉक्टर ने 3D प्रिंटर से एक उसका रेप्लिका बनाया, उसको प्रैक्टिस किया और तब रिप्लेस किया। ऐसे ही डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो अब 3D प्रिंटिंग के जरिए आप गए डॉक्टर के पास, उसने आपका मेजरमेंट लिया, आप जब तक चाय पानी पी रहे हैं तब तक में बन के तैयार हो गया और वो आपको लगा के देगा। और वही नहीं, एक्चुअली डॉक्टर के बिना भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये रोबोटिक डेंटिस्ट है जो कि आपका रिप्लेसमेंट ऑफ ये डेंटल इम्प्लांट कर सकता है। तो केवल डेंटल इम्प्लांट ही नहीं, वो डेंटिस्ट को भी रिप्लेस कर देता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एरिया जो डेवलप हो रहा है कि ऑर्गन्स फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट जो है, जिसपे एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लाखों लोगों की वेट करते हैं
क्योंकि उनको जरूरत होती है और मिल नहीं पाता है, उसमें ये जानवरों के अंदर उगाया जा रहा है, जैसे भेड़ या सुअर के अंदर में ये ऑर्गन्स ह्यूमन ट्रांसप्लांट के लिए उगाए जा रहे हैं और उसको फिर हार्वेस्ट करके उसको ह्यूमन ट्रांसप्लांट में किया जा सकता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलप हो रही है आर्टिफिशियल वोम की, जिसमें एक्चुअली ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है कि बेबी शिप को 1 महीने तक रखा गया था, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि इसको ह्यूमन बेबी जो है उसको भी रखा जा सके, जिसकी काफी जरूरत पड़ती है अक्सर बहुत सारे सिचुएशंस में। इसके अलावा और भी जो हो रहा है, ये भी पुरानी न्यूज है, 4 साल पुरानी, ह्यूमन स्पर्म जो है वो लैब में क्लेम किया गया कि बन चुका है, ह्यूमन एग्स भी बन चुका है लैब में। यदि स्पर्म एग वोम सब कुछ बन चुका है तो क्या हम लैब में एक बेबी को भी बना सकते हैं? ये भी संभावना आ रहे हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस से होता था ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसका क्या खात्मा हो जाएगा और हम लैब में ही बच्चे को प्रोड्यूस करने लगे, डिजाइनर बेबी बन सकता है जिसको कि हम लार्ज स्केल में बना सकते हैं, एक ही टाइप का बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं इतना बता रहा हूँ कि तकनीकी संभावना है जो इस तरफ बढ़ रही है। ये एक आर्टिफिशियल किडनी का सिस्टम है जिसमें कि जो कि काफी लोगों को इसमें परेशानी होती है, लाखों लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है, इसमें आर्टिफिशियल किडनी बन रहे हैं। और उसमें एक चीज और बोलना चाहूँ कि हमारे बहुत सारे, जैसे बात हुई पहले, जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं उसको यदि फॉलो करें तो उससे भी हम क्लीन कर सकते हैं। जैसे कुर्थी का दाल होता है, या कुल्थी बोलते हैं या कहीं कुलिथ बोलते हैं, उसके पानी से या धनिया पत्ते के रस से किडनी क्लीन किया जा सकता है, तो किडनी की बीमारी से हम बच सकते हैं। मैं अक्सर करता हूं इसको। इसके अलावा जो बहुत सारे रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इंजीनियरिंग है, इन लोगों के मिलने से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे हम लोग वॉइस इंटरेक्शन आजकल कर रहे हैं बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ, आपको गूगल होम होगा या एलेक्सा है जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और बच्चे तो, जैसे मेरा नाती है, उसको मैं देखता हूँ कि वो 3 साल भी नहीं हुआ उसका, वो बचपन से एलेक्सा से खेल रहा है, तो उसके लिए तो कोई अजूबी चीज नहीं है, वो समझता है कि ये तो नॉर्मल चीज है। ये रोबोटिक हेल्प जो है ये भी आ गया है, जो कि आपके किचन में हेल्प करेगा और भी जगह हेल्प करेगा, ये भी आ रहा है। प्लस ऑफ कोर्स रोबोट्स का यूज तो बहुत सारे डिजास्टर में, डेंजरस चीजें हैंडल करने में, या अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उसमें भी काफी उपयोग हो रहा है रोबोट्स का। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग के जरिए आप 40 से 300 गुना पैदा कर सकते हैं। एक ही जमीन, मान लीजिए आपका 1 एकड़ जमीन, उसमें जितना आप पैदा करते उससे 40 से 300 गुना ज्यादा क्रॉप आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें 90% कम वाटर लगता है, इसमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है। और इसमें जो यूनिफॉर्मिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी काफी अच्छी होती है। लेकिन इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगता है, आपको सेंसर्स भी लगते हैं, और इसमें इनफैक्ट सनलाइट भी यूज नहीं होता है, इसमें आर्टिफिशियल लाइट ही ज्यादा यूज होता है। मल्टी लेयर होते हैं। काफी सारे जैसे ट्रेन के बॉगीज थे पुराने, उन लोग को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, या कंटेनर थे पुराने, उनको रिप्लेस करके वर्टिकल फार्मिंग के रूप में यूज किया जा रहा है। ये एक और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बताना चाहूंगी। ये आर्टिफिशियल लीफ है, जो कि नॉर्मल सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको एक फ्यूल में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे कि कार्बन कैप्चर जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ट्रीज भी बन गए हैं, जो कि नॉर्मल ट्री से 1000 गुना ज्यादा कार्बन कैप्चर कर सकता है। और जब हमने ये पहले, जब इंडिया का कार्बन क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट हुआ था, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, तो उसमें जब हमारी टीम बनी तो जब हमने ये बताया कि जो नॉर्मल पौधा है जंगल में, उसके बदले यदि ऐसी ट्री लगाएं तो हम काफी जमीन बचा सकते हैं। तो पहले तो काफी इस पर रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इसकी गुणवत्ता समझे, और अब इंडिया के प्लानिंग में वो भी आ गया, आर्टिफिशियल ट्री भी आ गया है प्लानिंग में। एक और जो बहुत बड़ी चीज हो रही है, जिसको लार्जर देन, इसको सेलुलर एग्रीकल्चर बोलते हैं। मैंने दिल्ली में टाइफे के जरिए फाउंडेशन ने 10 फरवरी 2018 को इस पर इवेंट करवाया था पूरा, जिसमें कि आप काफी लोग मीट खाते हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है, एनिमल को ग्रो करते हैं और उसको खिलाते हैं, उसको जगह चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, और 2 साल 3 साल 5 साल ग्रो करके उसके बाद उसको स्लॉटर करके उसका मीट खाते हैं। लेकिन ये पूरे प्रोसेस को बाईपास करके सेलुलर एग्रीकल्चर में, थ्रू सेल कल्चर, लैब में मीट ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई एनिमल के इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। इसको मैं मीट 2.0 बोलता हूँ, और इस पर हमने चर्चा करवाई थी। ये ऐसा नहीं कि मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ,
एक्चुअली इस पर काफी काम हो चुका है, लैब में बन चुका है, इसको कॉमर्शलाइजेशन करने की जरूरत हो रही है। हमने उस इवेंट में दिल्ली में मेनका गांधी जी को बुलाया था, क्योंकि वो एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट कैंपेन करती रहती हैं, और इसके जरिए जब एनिमल ही नहीं रहे इन्वॉल्व होगा तो एनिमल क्रूएल्टी की कोई बात नहीं है। इसमें ये भी सोचने की बात है कि क्या ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। क्या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है नॉन वेज और वेज का वही बदल जा रहा है इसके जरिए। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूं मेनका गांधी जी के साथ, और इसके मेरे साथ एक और मेनका जी के साथ में डॉक्टर उमा वलेटी हैं। डॉक्टर उमा वलेटी और उनकी बेटी उनके साथ हैं। डॉक्टर उमा वलेटी यूएस में रहते हैं, आंध्रा के हैं या तेलंगाना के शायद अब, और ये कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन लास्ट 12 साल इन्होंने अपना जीवन इसमें बताया है कि कैसे लैब में मीट बनाएं, और इन्होंने बहुत सारा मीट बना दिया है। इसकी इनकी कंपनी का नाम है मेम्फिस मीट, और कैलिफोर्निया में बर्कले में इनका फैक्ट्री है, मैं गया भी हूँ वहां पर। और आशा है कि ये लोग अभी इसको, जो इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर में, इसमें बिल गेट्स ने भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इसके जरिए आप मीट विदाउट एनिमल बना सकते हैं, आप एग विदाउट चिकन बना सकते हैं, आप मिल्क विदाउट काउ बना सकते हैं। और मिल्क विदाउट काउ और एग विदाउट चिकन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और जो मीट है इसका भी कॉस्ट कम होते जा रहा है, और शायद 1 साल 2 साल में ये भी मार्केट में आ जाए। एक और जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। ये एक मूवी सीन है, लेकिन इसके बारे में नहीं जाऊंगा। इसमें कि एक रोबोट को कंसियसनेस आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती है, उसके बारे में ये मूवी में बताया गया था। मैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर्सनली मैं लगभग समझिए 10 साल से काम करते आ रहा हूँ। जैसे ये सज्जन है, लॉक्ड इन कंडीशन में है, ये बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, हाथ नहीं मूव करता है, इनको मैंने बनाया था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस 8 साल पहले, जिसके जरिए कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, अभी भी करते हैं। आई एम अहमदाबाद के ये ग्रेजुएट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में इनको ब्रेन स्टेम में स्ट्रोक हो गया, जबकि 32 साल के थे। तो ये अभी लगभग समझिए 8 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं, और हरदम ब्लॉग लिखते हैं इसमें। उस समय ही 2015 में हमने एक इस पर इवेंट किया था दिल्ली में, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारी जो मेमोरी है उसको भी इनहांस कर सकते हैं हम, और शायद 2018 तक ये आ जाए। ये हमने 2015 का स्लाइड है मेरा, और आप देखिएगा कि एक्चुअली 2018 में ये न्यूज आया कि पहले बार साइंटिस्ट ह्यूमन मेमोरी को बूस्ट कर पा रहे हैं, और 33% तक। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आने वाली दिनों में हम पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ब्रेन में नॉलेज डाल सकते हैं। तो जैसा कि मुझको फिजिक्स का एग्जाम है कल, तो एक पेन ड्राइव लिया मैंने और उसको एक थंब ड्राइव की तरफ ब्रेन में डाल दिया, और नॉलेज उसका हो गया, और दूसरे दिन मुझको केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके जरिए भी काम ऑलरेडी हो रहा है, और मैं 2 साल 3 साल पहले की न्यूज बोल रहा हूँ कि जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग में ये देखा गया कि जो ओल्ड पायलट्स थे, अनुभवी पायलट थे, उनके जो ब्रेन पैटर्न थे उसको ट्रांसफर करके जो न्यू पायलट थे उनकी ट्रेनिंग फास्ट कर देगी 33%। तो ये सब भी हो रही है। ये जो दिखाया जा रहा है सीन, ये मैट्रिक्स मूवी का है, लेकिन हम जो मैं बता रहा था कि लेसन्स डायरेक्टली ब्रेन में शायद डाउनलोड कर सकें। और जो आप लोगों ने मूवी पीके देखा होगा, उसमें देखा होगा कि आमिर खान को ये नहीं मालूम है, कुछ लैंग्वेज मालूम नहीं है, वो बोलता है कि मैं कहीं गोले से आया हूँ, और अचानक एक लड़की का हाथ पकड़ता है, 6 घंटे में वो भोजपुरी बोलने लगता है। तो उसका मतलब वो ब्रेन टू ब्रेन जो ट्रांसफर हो गया लैंग्वेज हाथ के जरिए, वो एक दिखाता है। लेकिन एक्चुअली ये संभावनाएं वास्तव हो सकती हैं, और इसी ही ये सीन दिखा रहा है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने ये कहा कि शायद लैंग्वेज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें हम ब्रेन टू ब्रेन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो शायद काफी फास्ट होगा। और इसमें लैंग्वेज की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन है विदाउट लैंग्वेज हो जाएगा, तो लैंग्वेज की जरूरत है। लैंग्वेज उनका ये शौकिया रह जाएगा। अब इनके चूंकि इनके एक प्रोजेक्ट पर काम करें, न्यूरालिंक, जिससे ब्रेन के अंदर में ये इंटरफेस डाल देते हैं, जिस पर ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत चौंकाने वाली संभावना आ जाएगी। ये बॉडी और मशीन जो है वो भी कंबाइन हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसके साथ में ड्रोन लगा हुआ है, किसी कुली को वजन उठाना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी संभावना हो रही हैं कि वो एक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के जरिए बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है। ये बन चुका है ऑलरेडी ये। तो अब जैसे हमारे कुली हैं, पोर्टर्स हैं, उनको उठाने के लिए यदि ऐसा चीज दिया जाए तो 8 घंटे तक उनके बॉडी पर वेट नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स डिफेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऐसी चीजें
ऑलरेडी बन चुकी हैं, इसका यदि हम सही उपयोग कर पाए, लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाए तो काफी संभावना है। एक और जो बहुत बड़ी संभावना है जिस पर मैं भी काम कर रहा हूं कि क्या हमारा डिजिटल अवतार बन सकेगा, डिजिटल इमोर्टलिटी हो सकेगी। इसका अलग अलग वर्जन्स हैं। मैं अवतार सी पर काम कर रहा हूं, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है कि 2030 से 2035 तक में शायद हो जाए, और लेकिन मुझको लग रहा है शायद उससे पहले हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर कि ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स की शायद नहीं है हाथ में, लेकिन नासा ने एक न्यूज जो शेयर किया हुआ है उनके वेबसाइट पर भी है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। उस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतना मिनरल वेल्थ है कि यदि उसको पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके बीच में डिवाइड किया जाए तो सबको $100 बिलियन आ जाएगा। तो मतलब इतना $100 बिलियन टाइम्स मान लीजिए 7-8 बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ का, इतना वेल्थ है। ऑफ कोर्स जब मैं ये बात बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि ये मत पूछिए कि हमारे बैंक अकाउंट में कब आ रहा है, क्योंकि मोदी से लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हमारा 15 लाख कब आ रहा है, जो कि उन्होंने केवल एक एग्जाम्पल दिया था जो ब्लैक मनी के बारे में कि कितना है। तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल एक है कि इतना वेल्थ है, मिनरल वेल्थ। तो इसको एस्टेरॉयड माइनिंग बोलते हैं। इसको भी मैं लास्ट 3-4 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर आगे बढ़ा जाए। मैंने एक कंपनी को भी इंक्यूबेट किया अपनी यूनिवर्सिटी में जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और जैसे इसरो लॉन्च करती है वो कंपनी भी लॉन्च रॉकेट्स डेवलप करेगी, जो कि स्मॉल रॉकेट्स डेवलप करेगी। तो जैसे ये है, देखिए ये नासा ट्राई कर रही है एक स्पेस जो ये रॉक है वहां पर एस्टेरॉयड रॉक है उस पर जाने की, जिसका वैल्यू बताया जाता है कि $10,000 क्वाड्रिलियन, 10,000 बिलियन नहीं, 10,000 क्वाड्रिलियन। मतलब जैसे अभी हो रहा था कि 10 लाख करोड़ कितने जीरो हैं, वैसे इसमें कितने जीरो हैं ये बोलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो संभावना है ये बाहर के स्पेस में है। यदि हम पीछे रहते हैं तो दो दूसरी कंट्री हैं, ऑलरेडी यूएस इस पर आगे बढ़ रहा है, और यूएस में ही एक कंपनी है मून एक्सप्रेस, जिसके जो सेटअप किया जिन्होंने चेयरमैन है वो इंडियन है, नवीन जैन। तो नवीन जैन सीरियल एंटरप्रेन्योर है, और वो एक और भी बहुत सारी चीजों में काम कर रहा है। एक में मेरे साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जो कि गट माइक्रोस में, जिसमें मैं अभी बात नहीं करूंगा आज। लेकिन ये इतनी बड़ी वेल्थ है बाहर में कि जो इसको पहले ले लेगा वो बहुत धनी हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। ये सब का इम्पैक्ट क्या होगा इस टेक्नोलॉजीज का कि जैसे ड्राइवरलेस कार्स होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां जो उनको बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि ज्यादा जो क्रैशेज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो नेचुरली एक्सीडेंट कम होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जो कॉस्ट है ज्यादा इंश्योरेंस ही नहीं होगा लोगों को, तो इंश्योरेंस कंपनी पर बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगेगा, वो बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होने लगेगा। ऑटो रिपेयर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, उसमें ऑटो रिपेयर जो है उसमें मशीन मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, तो रिपेयर की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी, और पर्सनल व्हीकल्स भी बहुत कम हो जाएंगे। ज्यादा है जैसे हम लोग आजकल भी उबर ओला वगैरह यूज करने लगे थे, तो वैसे ही ज्यादा हुआ कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तो ऑन डिमांड हमारे पास गाड़ी आ जाएगी, उसको हम यूज के जहां से जाना है वहां पर चले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। होटल्स का भी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि जब ड्राइवरलेस व्हीकल्स आ जाएगी तो लोग गाड़ी चलती रहेगी उसी में सोए रहेंगे, क्यों रात में होटल में जाएंगे, वो अपने गाड़ी में सो जाएंगे, गाड़ी उनको पहुंचा देगा, रात भर सोते रहेंगे उसी में। सिमिलरली एयरलाइंस का भी ऐसे ही सिचुएशन आएगा, जैसे मैंने हाइपरलूप के बारे में बताया या ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में बताया कि लोग जब सो के जा सकते हैं कि चलो तो 1 घंटा जाने की क्या जरूरत है, हम सो जाएंगे और दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएंगे, रात भर में पहुंच जाएंगे। जैसा कि अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि काफी टाइम कम हो जा रहा है दिल्ली बॉम्बे के बीच में, तो ऑटोनोमस व्हीकल्स में सो के पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा कि एनर्जी और पेट्रोलियम सेक्टर में काफी क्राइसिस आ गया है, क्योंकि जब उसका यूज कम हो गया तो अचानक डिमांड कम हो गया है, और ये जो न्यूज हम लोग देखते हैं कि यूएस में क्रूड ऑयल को नेगेटिव प्राइस आ गया कि आप ले जाओ हम आपको पैसा देते हैं, ये हालत हो गई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण जो 2030 तक ये संभावना है कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, एनर्जी और पेट्रोलियम पर भी काफी इसका इफेक्ट पड़ेगा। मीडिया और इंटरटेनमेंट पर ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि अब हम हॉल पर नहीं जाना चाहते हैं, और स्पेशली कोरोना वायरस के कारण तो सब बंद हो गया है, तो अब लोग धीरे धीरे यूज्ड हो जाएंगे कि घर में ही बैठ के मूवी देखना चाहेंगे, और इस पर चल रहा है अभी कुछ प्रीमियर, जो मूवी प्रीमियर्स हुई हैं वो अब ऑनलाइन हो रही हैं, तो मूवी हॉल में जाना लोग पसंद कर देंगे, वो अपने टाइम अपने हिसाब से देखना चाहेंगे। तो मीडिया और इंटरटेनमेंट पर काफी इसका प्रभाव पड़ेगा। एजुकेशन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। मेरी यूनिवर्सिटी बंद है और लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअलिटी के जरिए
वो एक्सेस कर पा रहे हैं नॉलेज को और ज्यादा सीख पा रहे हैं। इनफैक्ट जैसे ये देखिए, ये एक होलोग्राम के जरिए कर रहे हैं और हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था दिल्ली में, जिसको हमने कहा था कि मल्टीलिंगुअल होलोग्राफिक गुरु, जिसके जरिए हम एक होलोग्राफिक सिस्टम है, जैसे मोदी जी ने 2014 में जब कैंपेन किया था तो 300 जगह पर एक साथ होलोग्राम के जरिए कैंपेन किया था। तो वैसे ही टीचर जो है वो हर एक के पास मौजूद रहेगा और वो पढ़ा पाएगा एक साथ और उस बच्चे की भाषा में पढ़ा पाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़े तरीके से एजुकेशन में आ रहा है। और जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा में एडेप्टिव लर्निंग था। वो गुरु जो था उस शिष्य को जानता था, यदि उसका नॉलेज 6 महीने में हो गया कंप्लीट तो उसको जाने देता था। किसी को 5 साल लगते थे, किसी को 6 महीने। अब क्या है कि सबको 3 साल हो, 4 साल हो, एक असेंबली लाइन की तरह डाल दिया जाता है और वो फिर उसमें असेंबली लाइन से निकलता है, उसको डी ग्रेड मिले, उसको सी ग्रेड मिले। हम बोलते हैं कि तुम पास हो गए, तुम इंजीनियर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, लेकिन नॉलेज इनकम्प्लीट रहता है। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा थी तो उसमें उसका नॉलेज जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक गुरु नहीं जानता था। अब वही सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आ गया है। एक मूवी है HER हर करके, उसको आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या संभावना है। वो मूवी किसी दूसरे थीम पर है, लेकिन एक साथ ही हर एक लाखों बच्चों को वो समझ पा रहा है और उनके हिसाब से कर रहा है। हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो भविष्य है वो पूरा कंप्लीटली डिजिटल है, इस पर हमको सोचने की बात है। जो हेल्थ है वो भी डिजिटलाइज, डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है हेल्थ में, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिजिटल हो रहा है, डिजिटल सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फाइनेंस डिजिटल हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जो डिजिटल पेमेंट बढ़ा वो कोरोना के टाइम में हमको हेल्प कर रहा है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करें, कोई करेंसी नोट टच नहीं करना चाहता है, एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करना चाहते हैं। कल्चर भी डिजिटल हो रहा है, फैशन भी डिजिटल हो रहा है, तो क्या पढ़ाई को भी डिजिटल होना चाहिए। तो मेरी यूनिवर्सिटी में स्पेशली मैंने इसी पर फोकस किया है। और ये आज कोरोना का कारण नहीं, 2 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने डिजिटल फ्यूचर की बात की थी। मैं जस्ट एंड करने से पहले मैं कहूँ कि हमने इस तरह जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव की लाने की जरूरत है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि वही चीज हम पढ़ा रहे हैं जो 20 साल पीछे 25 साल पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। तो हमने कंप्लीटली सब कुछ चेंज कर दिया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसका ये प्रभाव हुआ कि इस साल बहुत सारे सिमिलर सिस्टम लॉन्च हुए हैं। इस बार बीटेक बायो इंजीनियरिंग लॉन्च किया और एमबीए डिजिटल बिजनेस, सब डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि समय कम है, समय खत्म हो गया लगभग। तो अलग अलग इसमें कंप्लीटली मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी इसमें बदलाव ला दिया। क्योंकि एजुकेशन जब तक हम नहीं, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लैब इन द बैग, जो कि इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या बाकी, आजकल सब कुछ इंटेलिजेंट हो गया है। बच्चे जब इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते हैं या कंप्यूटर साइंस सीखते हैं या एम्बेडेड सिस्टम सीखते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाकर काम करने का बहुत कम स्कोप रहता है। अब IIT वगैरह है, रेजिडेंशियल कैंपस है, तो दूसरी बात है। लेकिन कंप्यूटर जब सॉफ्टवेयर का काम होता है तो उनके पास कंप्यूटर होता है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हार्डवेयर का काम होता है, एम्बेडेड सिस्टम काम होता है, तो नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये लैब इन द बैग कंसेप्ट डाला है, जो कि आप ये डिवाइस ले जाइए अपने बैग में, लैपटॉप लगा दीजिए और आपके घर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स लैब बन गया, एम्बेडेड सिस्टम लैब बन गया। तो आपको प्रोजेक्ट्स पर हो काम करना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया चाइना से जो पीछे है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पीछे है। उसका एक कारण ये है कि एक तो कल्चरल कारण कि हम हाथ से काम नहीं करना चाहते हैं, जो कि कोरोना ने हमको सिखाया कि वापस हाथ से काम करना स्टार्ट करो। और ये दूसरी चीज है जो लैब इन द बैग कंसेप्ट जो हमने डाला 2 साल पहले, इसके जरिए हम बच्चों को ये सिखा पाएंगे कि हार्डवेयर पर आप काम कर सको, इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम कर सको। एक हमने बायो इंजीनियरिंग का भी स्टार्ट किया है प्रोग्राम, जिसमें बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग है, फूड बायोटेक्निक। फूड में कंप्लीटली बदलाव आने, जैसे मैंने मीट के बारे में बात किया कि लैब ग्रोन मीट है, ये सब टेक्नोलॉजी आने वाली है। अब हम फार्मर का जो फोकस अभी हम सोच रहे हैं कि वो फील्ड में जैसे काम कर रहा हजारों साल से, शायद वो कंप्लीटली बदल जाए कि हम जो बहुत कुछ हम लैब में ग्रो कर सकें। तो उस पर हमको काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि अचानक हमारे पैरों तले जो है जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जा रही है। तो ऐसे हमने डिजिटल बिजनेस जैसे फिनटेक के बारे में किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंप्लीटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट बदल रहा है, क्योंकि जब 3D प्रिंटिंग आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, तो हमको स्पेयर पार्ट सप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। और भी बहुत, अभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लोकल प्रोडक्शन की जरूरत है। तो सप्लाई चेन पर जो है, जिसके कारण हम इफेक्टेड हुए हैं कोरोना में, कि ग्लोबली हम कनेक्टेड थे, उसको भी बदलाव कंप्लीटली आने वाली है। तो बस इस पर मैं रुकना चाहूंगा। जी कुछ प्रश्न उत्तर हैं तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, जितना भी समय रहेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभा जी। और अभी मैं प्रश्न, प्रभा जी कितना समय है हमारे पास? मेरे पास समय है, मेरे पास समय की चिंता नहीं, आप लोगों के समय के हिसाब से बताया जाए। नहीं, अगर समय है तो फिर प्रश्नोत्तर ले सकते हैं हम। ले लिया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड ये चलेगी, मतलब जूम सेशन अनलिमिटेड चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं ढूंढता हूँ तो हाँ विवेक जी आगे बढ़ाइए विषय को। जी वैसे तो अभी जितने बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही उत्तम तरीके से जो प्रभा जी ने एक आगे आने वाला चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही मैं अद्भुत शब्द में यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने चैट में भी लिखा है अद्भुत। तो प्रभा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि अपने प्रश्न हम प्रश्न ले सकते हैं। जो लोग चैट में भी कुछ लोग लिख सकते हैं, मैं उन चैट में से भी प्रश्न लेकर प्रभा जी को रख सकता हूं। बाकी अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न रखें और एक एक करके रखें तो अच्छा रहेगा। विवेक जी आप अपना वीडियो ऑन करें। भाई साहब कुछ अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी बच्चों के क्लास चल रही है, बंद होते ही चला दूंगा। ठीक है जी। मैं एक जानकारी रखना चाहूंगा, जो आपने मल्टी लेयर फार्मिंग वाली बात कही, पहले भी सुनी थी लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन आज जो फोटोग्राफ आपने दिखाया वो देख करके समझ में आया कि 40 गुना 100 गुना ऐसे वो हो सकती है फसल। ये देख करके समझ में आया। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी सो होगी, लेकिन वो मल्टीपल ग्रो कर सकती है, ऐसा ध्यान में आया। बहुत अच्छा लगा। और इंडिया में भी आ चुकी टेक्नोलॉजी, गोवा में एक सज्जन ने किया है और वो आईटी सेक्टर से है, वो फार्मर नहीं है। तो चूंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो ये बेसिकली हाइड्रोपोनिक पर बेस्ड होता है, लेकिन मल्टी लेयर होता है। इसमें सनलाइट नहीं आती है, आर्टिफिशियल लाइट होती है जिससे कि फास्ट ग्रो कर सके, और कंप्लीटली टेक्नोलॉजी कंट्रोल होती है। और पानी की जो का यूटिलाइजेशन वो भी 90% 95% कम हो जाता है। किसी युवा का प्रश्न आया, अजीत जी शायद नाम है, कि आने वाले समय में किन जॉब्स को असर पड़ेगा, कौन सी जॉब जो है वो समाप्त? अरिंजय कुमार जी ने पूछा है प्रश्न, which are the jobs that will face danger in future 20 years? इस पर हमको एक पूरा अलग इवेंट करना पड़ेगा। लेकिन जहां भी रिपीटेटिव टास्क है, यदि आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1 देखेंगे 1750 के आसपास हुआ, तो अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी पर बेस्ड है और उसमें रिपीटेटिव टास्क की ट्रेनिंग दी गई, वो ह्यूमन करने लगे। अब क्या है कि वो रिपीटेटिव टास्क जो रोबोट्स करने लगेंगे। एक चीज, चूंकि ये प्रश्न आया, मैं एक चीज बता दूं, जो एडवांटेज चाइना का था या टू सम एक्सटेंट इंडिया का था कि हम लोग चीप लेबर के भरोसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये आप देखें इमीडिएटली होने वाला था, अब बहुत स्पीड अप हो जाएगा। जब रोबोट जो हैं वो कम्पीट करने लगेंगे तो यूएस बोलेगा कि मैं चाइना में क्यों प्रोड्यूस करवाऊं, क्योंकि रोबोट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चाइना हो, इंडिया हो, यूएस हो, कहीं भी एक ही होगा। ये कंप्लीटली जो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री वो शिफ्ट हो जाएगी। क्रिएटिव जो फील्ड है वो रहेगी। लेकिन ये अभी मुझे समय नहीं इस पर, क्योंकि इस पर एक पूरी चर्चा करने की जरूरत थी। हमने एक्चुअली दिल्ली में 2017 में इस पर पूरा एक इवेंट कर रहा था, वो भी आईटी दिल्ली में ही हुआ था, मैं टाइफेक में था उस टाइम, जिस पर कि हमने इस पर कंप्लीटली डिटेल में चर्चा की थी। अलग अलग जॉब के क्राइटेरिया हमें बताए थे। अभी हमारे पास समय नहीं है कि इसको हम पूरे तरीके से बता सकें। डॉक्टर अनुज शुक्ला का एक प्रश्न आया है। नमस्कार सर, प्लीज ब्रीफ अबाउट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस इन इंडिया। जी एक्चुअली यदि हम इंडस्ट्री एकेडमी की बात करें तो हम हरदम उल्टा बात करते हैं। इंडिया में हम हरदम ये बात करते हैं कि एकेडमी हैज टू फॉलो द इंडस्ट्री। का कारण ये है कि हम टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स हो गए हैं वर्ल्ड के। टेक्नोलॉजी कहीं दूसरी जगह डेवलप होती है और उसको हम इंडिया में लाने का प्रयास करते हैं, तो इंडस्ट्री उसको सेटअप करती है, तो हम हरदम पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। एकेडमिया सब जगह आगे होती है। एक टेक्नोलॉजी एकेडमिया में पहले डेवलप होती है और इंडस्ट्री में बाद में जाती है। तो हम जो उल्टा जो हमारा सिस्टम बन गया कि इंडस्ट्री जो है, और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम से ये आ रहा है, उसके पहले हम ज्यादा एडवांस थे। तो उसमें देखिएगा कि आप जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में होने लगा या और कहीं होना, तो धीरे धीरे हम इंडिया में वही कॉपी करने लगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ इंपोर्ट करने लगे, और वही चीज अभी भी चली जा रही है। हमको ये सोच बदलने की जरूरत है कि एकेडमिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पहले होगा और इंडस्ट्री बाद में आएगी। तो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप की जो बात करते हैं
वो एक्चुअली कंप्लीटली बदल जाएगी। हम इंडस्ट्री तो एकेडमिया को आगे लीड लेना पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, किसी ने अभी डीबीटी, डीएसटी, सीएसआर की बात की थी स्टार्टिंग में, शायद विकास जी ने, तो या विवेक जी ने, उसको याद नहीं है, तो हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है साइंटिस्ट का, या आईआईटी में कहीं हुआ, पब्लिकेशन ओरिएंटेड है। तो लोग पब्लिकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसका लोगों को क्या एडवांटेज होगा वो नहीं देखते हैं। तो हमको ये भी सोचने की जरूरत है कि कैसे क्या बदलाव लाया जाए सिस्टम में, जिससे कि हम जो डेवलप करें वो उससे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और एकेडमिया ऑलवेज अहेड ऑफ इंडस्ट्री। जी, कुंदन जी के दो प्रश्न है। कुंदन जी का प्रश्न है, एक तो कि उन्होंने पूछा है कि इन टेक्नोलॉजी में भारत के गांव की कैसे भूमिका हो सकती है। दूसरा इसी से जुड़ा उनका प्रश्न है, समाज और साइंस के सामंजस्य बैठाने के उपाय पर कुछ प्रकाश डालें, ऐसा वो चाहते हैं। तो कुंदन जी के प्रश्नों को मैंने एक्चुअली ये उत्तर मैं बाद में देना चाहता था, एक अलग सेशन इस पर लगेगा, लेकिन चूंकि उन्होंने पूछ दिया है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस पर मैं काफी चर्चा करते रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ वैल्यू एडिशन। एक्चुअली देखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो लोग थे शायद सुन पाए होंगे, मैंने कहा था कि जब 1750 के पहले या 1800 के पहले इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 20 to 30% प्रोड्यूस करता था। तब तक क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग था। हर एक गांव अपना अपना संपन्न था। मैं भी जब बचपन में जाता था, हर एक गांव में लोहार है, जो भी है, सबकी जरूरत अपने अपने गांव में हो जाती थी। 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे जहां पर कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था और फिनिश गुड्स का मार्केट चाहिए था। तो जो कोलोनाइजेशन हुआ, कोलोनाइजेशन वाज पार्ट ऑफ दैट। कोलोनाइजेशन में ये हुआ कि जैसे भारत जैसे कंट्री सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। मेरे घर के पास में समस्तीपुर है एक जगह, जहाँ की बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बहुत पहले से है, बहुत वेल नोन जगह नहीं है। क्यों रेलवे जंक्शन है? कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा था, तो वहां से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जाके शिप में डालने के लिए वो रेलवे लाइन में, रेलवे लाइन हमारे लिए नहीं बनाई गई थी। रेलवे लाइन कच्चा माल जो है यहाँ से ले जाने के लिए यूरोप में, और वापस वहां से जो फिनिश गुड्स है वो वापस लाने के लिए बनाया गया। इसके कारण जो है कंप्लीटली जो हमारा सिस्टम है वो बर्बाद हो गया। और तो अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, और इसमें एक एग्जाम्पल चूंकि कुंदन जी ने पूछा है, ग्वार गम की बात करता हूँ। ग्वार फली आप लोग जानते हैं, ग्वार बीन्स राजस्थान में काफी होता है, गुजरात में भी होता है। राजस्थान 70% प्रोड्यूस करता है, हरियाणा और गुजरात लगभग 10 to 12% करता है। हम लोगों ने 2015 पर इस पर एक रिपोर्ट बनाई थी, तो ये देखा गया कि ग्वार फली जो है, उसका जो बीन्स होता है, उसका जो बीज होता है, उसका पाउडर बनता है, उसको ग्वार गम बोलते हैं। और ग्वार गम जो है, इसका एक्सपोर्ट 3000 करोड़ रुपए तक होता था। 3000 करोड़ रुपए तक होता था। उसके कारण वो जो इसका मार्केट था मेनली फूड और फार्मा सेक्टर में था। तो फूड एंड फार्मा सेक्टर में जो इसका उपयोग था, उसके बाद 2011 या 12 की बात है, अचानक 3000 करोड़ से ये 21,000 करोड़ हो गया एक साल के अंदर में। 3000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया, 7 गुना जंप कर गया। क्यों जंप कर गया? क्योंकि इसका उपयोग शेल ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में होने लगा। आप लोगों ने सुना होगा शेल एंड ऑयल गैस प्रोडक्शन का यूएस बहुत बड़ा भंडार है इसका, जिसके कारण यूएस इतना शेल ऑयल प्रोड्यूस करने लगा कि अब इंडिया को सप्लाई कर रहा है, जबकि डिस्टेंस इतना है, उसका कॉस्ट के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेने के बाद जो सस्ता पड़ता है, तो वो इंडिया भेजने लगा। उस शेल ऑयल एंड गैस में जो ग्वार गम है, उस पाउडर का उपयोग होता है उसके प्रोडक्शन में। तो पहले तो कम लगते थे जब रिसर्च हो रहा था, अचानक जब प्रोडक्शन होने लगा तो बहुत उसका उपयोग बढ़ गया लार्ज स्केल में, और इंडिया इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया, सोच नहीं पाया कि ये होने वाला है। तो अचानक प्राइस बढ़ गया। ऑफकोर्स जो ट्रेडर्स उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने काफी पैसा बनाया एक साल, लेकिन उसके 10 गुना प्राइस बढ़ गए, लेकिन अगले साल पूरा मार्केट क्रैश कर गया। तो उसमें देखिएगा कि उसको भी चाइना हमसे खरीद के ले जाता है, मान लीजिए 100 रुपए किलो, और वो अमेरिका को 1000 रुपए किलो बेच रहा है। तो इसके कारण ये हो गया कि चाइना ज्यादा पैसा बना रहा है और इंडिया कम पैसा बना, की प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो यदि हम ग्वार गम का जो वैल्यू एडिशन है, उसका एक्चुअली उसको फर्दर केमिकल प्रोसेसिंग करके उसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए बनाया जाता है, ये हम नहीं कर पाते हैं। हम कल पाउडर बना के भेज देते थे। फॉर्चुनेटली कि इंडिया नहीं है जिसको इस पर पूरा पेटेंट है। अशोक डे सरकार जो कि यूएस में है, उनसे मैंने बात की, उन्होंने काफी पैसा बनाया था इस पर।
लेकिन इसका यदि हम जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, राजस्थान में हो, गुजरात में, हरियाणा में, यदि हम वहीं पर हम इसका वैल्यूडेशन कर सकते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको यदि एक्सपोर्ट करते तो इंडिया का केवल कम से कम 50,000 करोड़ सालाना बढ़ जाता है इनकम। और ये केवल ग्वारगम की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं जिसमें कुछ में हमने रिपोर्ट बनवाए थे जिसका कि यही सिचुएशन है। बोथ क्रॉप्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिनरल्स, जहां की हम बहुत कुछ लूज कर रहे हैं और शायद इसको हम यदि टेकअप कर सकें सही मायने में, तो जो फार्मर है जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके नजदीक में हमको उसको वैल्यूडेशन करना पड़ेगा, जिससे कि फार्मर, उसकी फैमिली और लोकल जो नियर बाय लोग हैं उनको उस वैल्यूडेशन का फायदा होगा। और इसमें टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टाइप की टेक्नोलॉजी, उसका बहुत फायदा होगा। तो इसी पर मैं रुकना चाहेंगे, इस पर और भी डिस्कस करते हैं लेकिन आज समय नहीं है। जी प्रभा जी एक दो प्रश्न और हैं, उनको ले सकते हैं यदि सब लोगों की सहमति है। तो एक प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि तकनीक को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी किस प्रकार से बनाया जा सकता है, और उसी तरह से एक और भी इसी से लगभग जुड़ा हुआ प्रश्न है मनीष अग्रवाल जी का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ दिस मच टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, मैं अलग अलग आंसर करता हूं। जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी की बात हुई है, ये शिक्षा के जरिए हो सकता है। इनफैक्ट जब मैंने टाइफेक में डॉक्यूमेंट बनाया, आप लोग शायद ध्यान नहीं, जब 12 डॉक्यूमेंट थे अलग अलग सेक्टर में, तो एक मेन विजन डॉक्यूमेंट कंट्री के लिए था और 12 अलग अलग टेक्नोलॉजी रोड मैप से अलग अलग सेक्टर में मैंने एजुकेशन को सबसे ऊपर में रखा था उसमें, क्योंकि एजुकेशन इस सब की कुंजी है। और मैं इसलिए जब टाइफेक मेरा टेन्योर खत्म हुआ तो मैं एजुकेशन सेक्टर में आना चाहता था वापस, क्योंकि हमको इसको टेक्नोलॉजी को सर्वव्यापी बनाने में एजुकेशन का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वहीं पर तो सबसे पहले उसकी बीज डाली जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं और भी सिस्टम्स हैं वो इतने जकड़े हुए हैं कि बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। जब लास्ट ईयर मैंने कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो फॉर्चुनेटली AICTE ने को मैंने बताया, उसके बारे में उन्होंने अप्रिशिएट किया और एक कमिटी बनाई जिसका मैं भी मेंबर था। उसके जरिए अब देखा मैंने 2020 में काफी बदलाव आ गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्चुअली इस पर बात की जा रही है। हम आशा करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एजुकेशन को फ्री कर दे, जिससे कि बदलाव जो है बहुत फास्ट आ सके, उसकी जरूरत है। तो ये सबको करने के लिए एजुकेशन जो है की है, इसको स्कूल लेवल हो, हाई स्कूल लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, सब जगह लाने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि चाइना को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए सबसे पहले उसने प्राइमरी स्कूल में सब बच्चे के स्कूल में डाल दिया पहले। और जो कंप्यूटर, दूसरा जो बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, इन्वायरमेंट की बात है, तो इन्वायरमेंट एक्चुअली मैंने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी बात की वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे मैंने लैब ग्रोन मीट की बात की, वो कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इनफैक्ट आप को शायद नहीं मालूम हो कि वाटर, फ्रेश वाटर का 33% जो यूज होता है वो एनिमल फार्मिंग पर होता है। सिमिलरली उसका जो गैस रिलीज होता है बहुत सारा, तो देखिए अब इन्वायरमेंट बहुत इंपैक्ट होता है। तो जो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो लैब ग्रोन मीट मच बेटर है। सिमिलरली हमने आर्टिफिशियल लीफ की बात की, आर्टिफिशियल ट्री की बात की जो कि कार्बन कैप्चर करता है, या वर्टिकल फार्मिंग की बात की जो कि 90% कम पानी करता है, कोई पेस्टिसाइड। तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी की हमने बात की ये कंप्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बात है, जो पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसमें एक्चुअली जो हमने देखा है अभी तक कि एम्प्लॉयमेंट का नेचर बदलता है। अभी जैसे ई कॉमर्स हुआ तो ई कॉमर्स के जरिए लगता है कि लोगों का बहुत सारा जॉब चला गया, लेकिन देखिए कि बहुत सारे नए जॉब क्रिएट हो गए। तो जब आईटी इंडस्ट्री भी आ रही थी और 2000 के आसपास जब Y2 के कारण काफी बड़ा हुआ, तो हमको लग रहा था कि आईटी, बट उसके पहले लोग बोलते थे, जैसे मुझको याद है बिहार में लालू यादव बोलते थे कि आईटी फाइट नहीं चाहिए हमको। लेकिन अब वही लालू यादव ट्विटर पर रहते हैं और फेसबुक पर रहते हैं, तो देखिए कि आईटी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी कॉस्ट जो है, मैंने बात नहीं की अपने फील्ड के बारे में, बात नहीं की न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात नहीं की, जिसकी संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। अभी पहले हम लोग 2060 तक सोच रहे थे, अब 2035 2040 तक हो सकती है। एनर्जी का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। तो जो मैं भविष्य देख रहा हूँ वो काफी स्वर्णिम भविष्य देख रहा हूँ, लेकिन मैं भारत को सबसे पहले शिक्षा पर काफी बदलाव लाने की जरूरत है। मैं इतने पर ही मैं रुकूंगा इस पर। जी तो बहुत सारे और कमेंट्स हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स वो चैट बॉक्स में हम सब लोग देख सकते हैं। सभी लोगों ने बहुत उत्तम और अद्भुत और ऐसे विशेषण यूज किए हैं
एक और महत्वपूर्ण कमेंट है, जैसे प्रोफेसर पांडे ने बोला है कि उन्नत भारत अभियान और सीआरडीटी को भी इसी तरह से टेक्नोलॉजीज को आगे ले जाना चाहिए। निश्चित तौर पे इसको हम चर्चा में लेकर आएंगे, आईआईटी में आपके साथ भी चर्चा करेंगे प्रोफेसर पांडे। और हेमेंद्र जी ने लिखा है कि ग्रेट इंफॉर्मेशन, आई थिंक हेल्थ, एजुकेशन एंड हंगर आर प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड, टेक्नोलॉजी वर्किंग ऑफ सॉल्यूशन सीम्स टू बी वेरी लॉन्ग टर्म and any immediate work going on which is working for unexpected virus like corona। अच्छा, ये तो एक तरह से हेमेंद्र जी ने पर चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन मैं एक ही प्रश्न भी हेमेंद्र जी ने छुपाया था इसमें, वो मिस हो गया मेरे से। तो वो इमीडिएट वर्क के बारे में कुछ पूछ रहे थे प्रभा जी। इसको, इस प्रश्न को यदि आप जवाब दे सकें तो फिर इसके बाद इसको मैं कमल जी से अनुरोध करूंगा कि हाँ, मैं जस्ट कोरोना पर एक ही 2 सेंटेंस बोलूंगा, जो कि पहले भी चर्चा की गई थी, कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज और सिविलाइजेशन मेमोरी, उसको मैं बोलता हूँ सिविलाइजेशन मेमोरी। हम लोग जब गांव जाते थे तो हाथ पांव बाहर में धोते थे, और एक सर्टेन प्रैक्टिस, जैसा बताया कि शौचालय जो होता था एक थोड़ा सा दूर होता था, एक घर के कोने में होता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस थी। मुझको याद है, मेरी ससुराल बंगाल में है, तो मेरे इलाज हरदम होते कि बाहर से आओ तो पहले कपड़ा खोल के निकाल दो, बाहर का कपड़ा। तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस थी जिसको हम भूल चुके हैं और जिसको कोरोना ने हमको याद दिला दिया है। तो हमारी ट्रेडिशनल जो परंपरा थी, जो कोरोना का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारी इम्यूनिटी है। वायरस से इनफैक्ट एक मैंने वीडियो रिलीज किया था अभी, क्योंकि हमने 2 साल पहले एक बनाया था इस पर, वायरस पर वीडियो। उसके लास्ट पार्ट में मैंने यही कहा था कि वायरस से तो हम लड़ते रहते हैं, जीवन भर लड़ते हैं, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी में हमारे बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसमें हमारी विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी आ जाती हैं, उसमें हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की बात होती है। पुलक पांडे जी ने कुछ प्रयास किया था इस पर मेरे साथ चर्चा होने के बाद। इसके अलावा जो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कि हम लोग सब डिफिशिएंट हो गए हैं। हम सोचते हैं कि इंडिया सन काफी धूप होता है, तो लेकिन अब हम लोग धूप में नहीं रहते हैं। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी, मुझको पर्सनली बहुत प्रॉब्लम हुआ विटामिन डी के कारण, जिसका अब मैंने सॉल्यूशन निकाला है, जो हाई डोज विटामिन डी के जरिए मैंने ठीक किया है। तो विटामिन मिनरल डिफिशिएंसी है, गट माइक्रोब्स का होता है, गट कम होता है। तो मैं एक्चुअली पर्सनली होलिस्टिक हेल्थ केयर पर काम कर रहा हूँ। और कोरोना टाइप के वायरस आते जाते रहते हैं, कभी कोई ज्यादा इफेक्ट करता है, कोई कम इफेक्ट करता है, लेकिन जब यदि हजारों साल का हम देखें तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं प्रभाव ह्यूमैनिटी पर। और इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। बस इतना ही, रुक जाए हम तो ठीक रहेगा सर। जी प्रभा। तो 1-2 प्रश्न रह गए हैं, तो यदि प्रभा जी का इंडिकेशन है कि मुझे लगता है कमल जी को थोड़ा आमंत्रित करें आप। हाँ जी 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 जी। तो अभी हम लोग और प्रश्न नहीं ले रहे हैं, और अब मैं कमल जी को आमंत्रित करूंगा। कमल जी हमारा मार्गदर्शन करें। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, अगर आप आज्ञा दे तो। बोलिए आप। चलिए बोलिए, अंतिम प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने ये सारी जो बातें अभी की है, इसे जमीनी स्तर पे हम जैसे चाह रहे हैं कि हम इसे उतारें, तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, या फिर आप क्या सजेशन देंगे कि हम इसे जमीनी स्तर पे उतार दें और उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रहे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी की, और हम कैसे एज ए इंडिविजुअल मैं कैसे इसे कर पाऊं? तो इस प्रावधान अगले सत्र में आइए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जी कभी व्यक्तिगत बात करें प्रभात सर से। जी ठीक है, बहुत अच्छा, अद्भुत लिखा लोगों ने, अकल्पनीय। और हम शायद पहले गलती करके, जब यहाँ हमारे नजदीक थे डॉक्टर साहब, तब हम पहचान नहीं पाए, और लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारे को फिर से नजदीक कर दिया है। टेक्नोलॉजी नहीं, कोरोना ने नजदीक टेक्नोलॉजी तो पहले से थी। ठीक बात है। तो कोरोना के कारण से टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो गया और हम फिर से साथ साथ हैं, और बहुत अच्छी प्रकार की जानकारियां आज हमारे को मिली हैं। जैसे मैंने मल्टी लेयर फार्मिंग का तो जिक्र किया, मैं थोड़ा सा कुछ और भी बातें, जैसे जॉब और उस प्रकार की बातें आई हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले विषय आए हैं, तो मैं इसको और थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जैसे अग्नि का किसी ने खोज किया, तो कल्पना करिए कि अग्नि का जब ज्ञान नहीं था तब मनुष्य कैसे जीता रहा होगा, और अग्नि के बाद कैसे उसका जीवन बदल आया। ये शोध की एक परंपरा हमेशा से रही है।
किसी ने पहिया बनाया, पहिए के कारण से, चाहे किसी ने पहले उसको रोलर स्केट्स बना करके, वुडन रोल्स बना करके और पत्थर बड़े बड़े उठाए और मंदिरों पे लगाए, और उसके बाद व्हील्स बने, व्हील्स के बाद इंजन बना, किसी ने फ्यूल की खोज करी। ऐसे अनेक शोध और खोज ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर प्रौद्योगिकी में हमेशा से होती आई है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्रयोग है। और वास्तव में कोरोना के भी जो नुकसान हुए हैं, ये भी उसी प्रकार का एक शोध रहा है, और हमेशा से ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्लस माइनस दोनों जुड़े रहे हैं, और हमने कौन सा पकड़ना नहीं, हमारी क्षमता और हमारी इच्छा के ऊपर शायद निर्भर करता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, उसका सदुपयोग करेंगे, और जो उसको पहले पकड़ेंगे, पहले उसमें कहेंगे, तो उनको रिस्क भी रहेगा लेकिन बेनिफिट भी पहले मिलेगा। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक उद्बोधन ये हमारा रहा है। इन सब टेक्नोलॉजीज पे अगर थोड़ा ये पीपीटी जो आपने बनाया, ये अगर आप शेयर कर पाएंगे तो हम सबको ये पक्का एक जानकारी हो जाएगी, और उसका हम आगे भी शेयर कर पाएंगे और प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके पास प्रश्न आए भी होंगे ये सारे, तो आपके क्योंकि जूम पर ये हो रहा है, तो उस सारे में ये चीजें जुड़ेंगी। फिर ये बात माननीय विकास जी ने स्वदेशी की रखी, और मोदी जी ने लोकल की रखी, और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी इस विषय को कहा कि स्वदेशी का मतलब केवल भारत के लिए नहीं है, एक फिलॉसफी है, सोच है, सारी दुनिया के है। जो भी हम अपने नजदीक से अगर उपयोग करेंगे, चीजें लोकल का उपयोग करेंगे, तो उसमें खर्चा कम आता है और सहज संभव भी है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बचती है। और लेकिन जहां आदान प्रदान की बात है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में लड़ाई प्रोडक्ट्स की नहीं है, वो कौन सी प्रोडक्ट कहाँ बनी है इसकी बात नहीं है, आपस में जो आदान प्रदान है, आचार व्यवहार है, उसमें सम्मान और स्वाभिमान की बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड रहनी चाहिए। मान लीजिए आपने कंप्यूटर बनाया तो हमने योगा बनाया, आज योगा की दुनिया भर में कीमत लोगों ने जानी है, मानी है, लेकिन इतने वर्षों तक नहीं भी मानी, या मानते थे तो उसको बताते नहीं थे। तो आज जैसे योगा एस्टेब्लिश हुआ है, ऐसे ही भारतीय ज्ञान, मैं इसको और सरल शब्दों में कहता हूँ कि जीभ के अंदर जैसे टेस्ट बड्स रहते हैं, और किसी ने हमारे लिए टेस्ट करके बताया भी ये नमक है, ये मीठा है, ये खट्टा है, इसको खाना चाहिए और इसको नहीं खाना चाहिए। ऐसे अनेक लोगों ने साधना करने के बाद वो ज्ञान हमारे को मिला, और ये ज्ञान परंपरा चली आ रही है। तो ये साधना का विषय है, कर्म का विषय है, ये कोई रोजगार और धनार्जन का विषय नहीं है। जीवन में कर्म लगातार करते रहना, उसमें नए नए प्रयोग करना, ये वैज्ञानिक मति है, ये सोच का परिणाम है, और ईश्वर की साधना इसको हम कह सकते हैं। जैसे आर्किमिडीज जो है वो टब में नहाते हुए उसको यूरेका मोमेंट आया, और उसने नंगा ही बाहर निकल आया कि मेरे को क्यों कोई पत्थर या कोई वस्तु तैर सकती है पानी के अंदर, उसका क्या फार्मूला है, ये उन्होंने उसमें से निकाला। और आज बड़े बड़े शिप्स, बड़ी बड़ी जो है पनडुब्बियां समुद्र के अंदर तैरती हैं उस फार्मूले के आधार के ऊपर। तो लगातार काम करना ये मनुष्य के स्वभाव में थी। ये कर्म का सिद्धांत हमने गीता में पाया, हमने इस धरती में पाया, और इसको जिसने भी किया है उसने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फल पाया ही है। उन्हें सुदर्शन जी कहा करते थे कि साधना से जो है सिद्धि प्राप्त होती है, तो ये उसी प्रकार की सिद्धियां हैं। और साधना क्या है कि जीवन में सतत कर्म करना है, तो सतत अगर हम कर्म करेंगे तो सिद्धियां आएंगी, लेकिन उस सिद्धि का सदुपयोग करना कि दुरुपयोग करना, चाइना जैसा व्यवहार करना कि गलती हो गई तो उसको ना मानते हुए दुनिया भर को डूबने के लिए छोड़ देना, या फिर सबका सहयोग करते हुए, जैसे भारत ने सब देशों को दवाई भी दी है और जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी दिए हैं, और तुरंत उस समस्या से लड़ने के लिए सारे देश को, अपने पड़ोस को, G7 नेशन को और बाकियों का भी मनोबल बढ़ाते हुए, सबको साथ लेते हुए इस लड़ाई की जो मौका है इसमें से और आगे बढ़ने का हौसला दिया है, और सबको जीवन जीने का एक उमंग पैदा करी है कि फिर से परिवर्तन आएगा और फिर से चीजें अच्छी होंगी। और एक ये जो समय अनुकूल लॉकडाउन लगा, उसमें से चिंतन मंथन जो शुरू हुए लोगों के मन के अंदर कि भी ये परिवर्तन है, हम अनावश्यक इतनी भागदौड़ में पड़े रहते थे, आज फ्यूल भी बच रहा है, पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है, गंगा जल भी शुद्ध हो रहा है, और सारे में एक अच्छी अनुभूति हो रही है,
हम चिड़ियाघर में पशु देखने जाते थे, आज हम बंद हैं और पशु हमारे को देखने के लिए आ रहे हैं हमारी सड़कों पर, हमारे द्वार के आगे। मोरों की आवाज, कोयल की आवाज, ये सब चिड़ियां चहक रही हैं स्थान स्थान पर। तो ये सब अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साल में एक बार 15-20 दिन का लॉकडाउन हो ही जाना चाहिए। इससे तो ये एक अच्छा अनुभव आ रहा है। इस सारे में से सीख लेते हुए जो आने वाला समय है वो और अच्छे से बीतेगा, एक दूसरे के सुख को सहेजते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए, न केवल भारत के अंदर, न केवल अपने परिवार और पड़ोस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है, सबको एक लेते हुए, सबको साथ लेकर के, और एक जो बाजारवाद, व्यापारवाद, ट्रेड वार जो चल रही है, दुनिया के अंदर नंबर 1 बनने की जो होड़ चली हुई है, सारी मार्केट पे कब्जा कर लिया जाए, वो जो एक भावना चली है, उससे हट करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सारी दुनिया में हम दें और आनंद और मस्ती के साथ ये दुनिया आगे बढ़े, ऐसा इस अवसर का हम सदुपयोग करेंगे। प्रोफेसर प्रभात रंजन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि DY पाटिल यूनिवर्सिटी जो है आने वाले समय में न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर एक भव्य यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ी होगी, सबको दिशा देने वाली, आगे का मार्गदर्शन देने वाली ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी, ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ। और बहुत सारे नए बंधु आज दिख रहे हैं, अरविंद शाह जी दिख रहे हैं, पुलक पांडे जी दिख रहे हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सबका उत्साह बढ़ाया। अपनी जेन्युइन जो भी मन के विचार हैं वो अवश्य आप लिख के दें, व्हाट्सएप नंबर सबके हैं, शेयर कर सकते हैं, उन पे दीजिए, और उसमें से फिर आगे भी ये क्रम बना रहेगा। इतनी बात कह करके मैं विषय पूर्ण करता हूँ। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विवेक जी। जी। कमल जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समापन रखा है, जैसे वो हमेशा रखते हैं। और आगे पहले जैसे प्रवीण जी ने कह ही दिया है कि कड़ी तो चली आ रही है, हम लोग आज इसमें जुड़ पाए, तो आगे ये कड़ी ये साप्ताहिक रहना है वैसे, या इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ जी। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और एक वेबिनार योगेश सैनी जी के माध्यम से ये 4 हमारे प्रारंभ हुए हैं, और चारों का एक क्रम हम तय करके समय समय पर जानकारी देते रहेंगे कि कौन से समय पर। तो ऐसा मान के चलें कि लगभग सप्ताह में एक बार तो न्यूनतम होगा ही कोई ना कोई, और इससे अधिक भी हो सकता है, कभी कभी 5 या 6 बार मास में हो सकता है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि सभी लोग इसमें जुड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि बहुत अच्छे विषय लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य के भारत की चिंता इसमें पूरी हो रही है, जैसा कमल जी ने और प्रभात रंजन जी ने भी सारा हमारे सामने विषय रखा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आज कुछ प्रश्न मस्तिष्क में आए हो या हमारे पास भी आए हो, हम ले ना पाए हो, तो ऐसे सब बंधु कमल जी को, मुझे या मन्नू जी के अपने प्रश्न भेज सकते हैं, तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से प्रभात रंजन जी से लेकर के हम उनको प्रेषित कर देंगे। तो ऐसा ना माने कि आज प्रश्न नहीं पूछ पाए तो आगे मौका नहीं है। आपके मन में कभी भी कोई जिज्ञासा है तो आप इन 3 लोगों से संपर्क करके अपना प्रश्न आगे बढ़वा सकते हैं। फेसबुक पर लाइव है सभी। और मैं धन्यवाद विवेक जी आपका भी करना, और विवेक जी मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छे ढंग से आपने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। और विकास जी का भी धन्यवाद करूंगा कि विकास जी ने बहुत अच्छी जानकारी स्वदेशी के भावी स्वरूप को लेकर के हमारे सामने रखी है। और इस सारे में जो सूत्रधार रहे मन्नू जी, वे भी विशेष आभार के अधिकारी हैं। मैं मन्नू जी को कहूंगा कि अब कल्याण मंत्र के माध्यम से इस सेशन को समाप्त करें। धन्यवाद प्रवीण जी। सब सुनेंगे। सर का, प्रभात रंजन जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने पिछले हफ्ते 4-5 दिन पर पिछले हफ्ते बात करी थी प्रभात सर से। सर इतने एक्साइटेड थे, कहते मैं खुद करता हूँ उसको और अच्छे से करेंगे। तो मेरा इनिशिएटिव से ज़्यादा प्रभात रंजन जी ने जोश दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए।
मैं प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हम कल्याण मंत्र करेंगे। आगे भी उन्हें कष्ट देते रहेंगे। जरूर जरूर जरूर। मैं अभी कल्याण मंत्र करता हूँ, सब मन में ही मेरे पीछे दोहराए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार, और अगली सूचना की प्रतीक्षा कीजिए और उसमें सम्मिलित होइए। ये जो सेशन था ये मैंने फेसबुक में लाइव था, तो वहाँ इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी और मैं स्लाइड भी आप लोगों को भेज दूंगा इसका। ठीक है भाई साहब। पुलक सर भी आए इसमें। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पुलक मोहन जी जो प्रोफेसर हैं IIT में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। मैं तो जानता हूँ काफी दिन से उनको। जी प्रणाम। थैंक यू सर, नमस्कार जी। भाई साहब एक बार लिंक जरूर भेजिएगा इस रिकॉर्डिंग का ना। ठीक है। हाँ, सबको मिल जाएगा, चिंता ना करें, सबको मिल जाएगा। फेसबुक लाइव पर है और स्वदेशी स्टार्टअप पे भी शेयर कर दिया है इसको। फेसबुक पे देखेंगे स्वदेशी स्टार्टअप, उस पे शेयर कर दिया है इसको। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश हित में व्यस्त रहें। जी बहुत बहुत साधुवाद सभी को।